गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट टू में है मौसम व जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव। कि जो मौसम व जलवायु के जो तत्व हैं उनका फसलों पर क्या क्या प्रभाव होता है। तो इसमें देखिएगा, पहला है सौर विकिरण। पहला कौन सा है? सौर विकिरण। देखो इसमें वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं, वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती है। किससे प्राप्त संचालित होती है? सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती है। देखो इसमें एक सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एक सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे आतपन या सूर्यताप कहा जाता है। जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? आतपन या सूर्यताप कहा जाता है। क्लियर? अब इसमें पहला पॉइंट है, सौर विकिरण में भी पहला है प्रकाश की गुणवत्ता। कौन सा है? प्रकाश की गुणवत्ता। देखो इसमें क्या क्या होता है। देखो इसमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की तह तक पहुँचती, मतलब धरातल तक पहुँचती है। तो उनके प्रभाव से पौधे की कोशिकाएं छोटी रहती हैं। उनके प्रभाव से क्या होती है? पौधे की जो कोशिकाएं होती है वो छोटी रह जाती है, जिस कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है। कोशिकाएं छोटी रह गई तो पौधे की वृद्धि भी क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्लियर? फिर है देखो, पौधे के अंकुरण वृद्धि व विकास के लिए लाल प्रकाश सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। कौन सा रहता है? लाल प्रकाश सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, जबकि नीला व हरा प्रकाश अंकुरण को प्रभावित करता है। हरे व नीले में क्या होता है? बीजों का अंकुरण नहीं होता। किसमें होता है? लाल प्रकाश में अंकुरण होता है। क्लियर? बात करें प्रकाश की तीव्रता कि कितनी गति से आता है। देखो इसमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की तीव्रता मुख्य मानी जाती है। अगर अत्यधिक तेज गति से प्रकाश की तीव्रता होती है तो प्रकाश संश्लेषण जल्दी होता है। क्लियर? फिर तीसरा पॉइंट है प्रकाश की अवधि। देखो फसलों में पुष्पन फलन आदि जो क्रियाएं होती है वो प्रकाश की अवधि से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? प्रकाश की अवधि से प्रभावित होती है। पौधों के लिए दिन के प्रकाश की अवधि प्रदीप्तिकालिता कहलाती है। पौधों के लिए दिन के प्रकाश की अवधि क्या कहलाती है? प्रदीप्तिकालिता कहलाती है। यही लिख लो आप, प्रदीप्तिकालिता शब्द गार्डनर। किसने दिया था? गार्डनर व एलार्ड ने दिया था। प्रदीप्तिकालिता शब्द किसने दिया था? गार्डनर व एलार्ड ने दिया था। कब दिया था? 1920 में दिया था। ठीक है, तो क्या कहलाता है? प्रदीप्तिकालिता शब्द कहलाता है। देखो फिर पौधों की वृद्धि, विकास, फलन व पुष्पन। पौधों की वृद्धि, विकास, फलन व पुष्पन के आधार पर प्रकाश की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश की अवधि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है। पहली है लघु दिवस या अल्प प्रकाशक्षेपी, लघु दिवस या अल्प प्रकाशक्षेपी। देखो इसमें, इसके अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है और मुख्यतः होती है खरीफ ऋतु वाली। देखो इसमें, वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि, वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि 6 से 8 घंटे के लिए होती हैं। वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि 6 से 8 घंटे के लिए होती है, वह लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जिसमें धान है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है आदि। ठीक है, इनके लिए कम प्रकाश की अवस्था होती है, लघु शॉर्ट डे प्लांट, इसको बोलते हैं एसडीपी। इसको क्या बोल सकते हैं? एसडीपी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है दीर्घ दिवस। दूसरा कौन सा है? दीर्घ दिवस। देखो, वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि, वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि 12 घंटे से अधिक हो, जिनके प्रकाश की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे से अधिक हो, वे दीर्घ दिवस पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ दिवस पौधे कहलाते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, जई, आलू, चुकंदर, मतलब ये समझ लो जो रबी सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है, उनके लिए दीर्घ दिवस होना जरूरी है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश की जो अवधि होती है वो क्या है? 12 घंटे से अधिक होनी चाहिए। फिर होता है दिवस निष्प्रभावी, डे न्यूट्रल प्लांट, इसको बोलते हैं डीएनपी। क्या बोलते हैं? डीएनपी, दिवस निष्प्रभावी पौधे। देखो इसमें, वे पौधे जिनके ऊपर दिन के प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें कपास है, सूरजमुखी है, टमाटर है, तंबाकू है, मटर है, धान की IR8 व जया किस्म, धान की IR8 व जया किस्म है जिसके ऊपर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा है, वैसे 3 मुख्य होते हैं, चौथा फिर होता है इसमें मध्यम दिवस पौधा। कौन सा होता है? मध्यम दिवस पौधा। देखो, वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि, वे फसलें जिनके लिए दिन के प्रकाश की अवधि 10 से 12 घंटे के बीच हो, 10 से 12 घंटे के बीच हो, मध्यम दिवस पौधे कहलाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल अपने गन्ना, कौन सा है? गन्ना। अब आता है वायुमंडलीय तापमान। क्या है? वायुमंडलीय तापमान। देखो इसमें, वायुमंडलीय तापमान में देखो, किसी भी पदार्थ की गर्मी व शीतलता जो कि उसकी आणविक गतिविधि होती है। क्या होती है? आणविक गतिविधि होती है। उसके विस्तार के लिए तापमान आवश्यक होता है। मतलब आणविक विस्तार गतिविधि के लिए क्या है? तापमान आवश्यक होता है। तापमान को थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे होता है। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे होता है, जबकि रात्रि का सबसे न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे होता है। फसलों के लिए मुख्यतः 3 प्रकार का तापमान प्रयोग होता है। फसलों के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के तापमान प्रयोग होते हैं? 3 प्रकार के तापमान प्रयुक्त होते हैं। देखो इसमें फिर आगे, फसलों के लिए बीजों की बुआई से लेकर उनके भंडारण तक
उनके भंडारण तक एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो वो 3 प्रकार के तापमान देखो, पहला है न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम। न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम 3 प्रकार का तापमान होता है। तो देखिए इसमें ये तापमान की श्रेणी देखना, इसमें देखो इसमें प्रधानवर्ती तापमान, प्रधानवर्ती तापमान वही न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम वाला आता है। शीतकालीन के लिए कितना होगा, ग्रीष्मकालीन के लिए कितना होता है। तो उसमें देखिए आपने पहला है न्यूनतम तापमान। पहला कौन सा है, न्यूनतम तापमान। देखो जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए न्यूनतम तापमान में क्या होता है, जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है और वृद्धि रुक जाती है। और न्यूनतम तापमान में क्या होती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और ऊष्मा कम प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि ग्रीष्मकालीन के लिए कितना होना चाहिए, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बात करें इष्टतम, इष्टतम को बोलते हैं, अनुकूलतम भी बोलते हैं इष्टतम को, कि कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर अनुकूल होता है, तो उसी को बोलते हैं इष्टतम। देखो जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है, इसमें क्या होती है, जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है। और शीतकालीन फसलों के लिए तापमान कितना होना चाहिए, इष्टतम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्मकालीन के लिए कितना होना चाहिए, 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। अब बात करें अपन अधिकतम तापमान की, बात करें किसकी, अधिकतम तापमान की। तो देखो अधिकतम तापमान जिसके ऊपर पौधे की वृद्धि पुनः रुक जाती है, इसमें देखो शीतकालीन फसलों के लिए 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, जबकि ग्रीष्मकालीन के लिए 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। इंपॉर्टेंट है। अब आता है अपने जैविक क्रियाएं। कौन सा टॉपिक है, जैविक क्रियाएं। देखो इसमें जब वायुमंडल का तापमान एक निश्चित तापक्रम पर बढ़ता है, जब वायुमंडल का तापमान एक निश्चित तापक्रम पर बढ़ता है, उस तापक्रम के अनुसार मृदा व वायुमंडल में उपस्थित, उस तापक्रम के अनुसार मृदा व वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की, मृदा व वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की अपघटित होने की दर, वो जो अपघटन होता है ना, वो अपघटित होने की दर बढ़ जाती है। क्या होती है, अपघटित होने की दर बढ़ जाती है। अब आता है CO2 की उद्ग्रहण क्षमता। CO2 की उद्ग्रहण क्षमता, देखो इसमें एक निश्चित तापक्रम पर CO2 की मात्रा, एक निश्चित तापक्रम पर CO2 की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर उस तापक्रम से ज़्यादा तापक्रम हो जाता है तो CO2 की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है। पौधों में पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने के कारण, CO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्लियर। इसके आगे देखेंगे अपन कल इसके बारे में आगे की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कि मौसम जलवायु के आगे आप पढ़ेंगे। जैसे मान लो पाला क्या होता है, कोहरा क्या होता है, धुंध क्या होती है, आंधी क्या होती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कल।